बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतल्लिक़ आला इज्तिमाई एक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं। जबकि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने आज सवाल उठाया है कि अपोजिशन लीडर तो बीमार है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ऐवान में क्यों नहीं आते। दूसरी जानिब आज चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब पेश हुए। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा है कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, लेकिन जब से हमने देखा है लॉकडाउन में नरमी की गई है हुकूमत की जानिब से, केसेस में मज़ीद इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन अनबात में भी इजाफा हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, इन हालात से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जानी चाहिए? देखें, हिकमत अमली तो अब आ चुकी है, अब इसमें हम रिवर्स तो नहीं कर सकते। अब जो भी हिकमत अमली है वो हमारे सामने है और 36,717 पाकिस्तान में केसेस हैं और हमारा तकरीबन जो डबल हो रहे हैं केसेस वो हो रहे हैं तकरीबन 10 दिनों में। 10 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। अगर आप आज से ठीक 10 दिन पहले चले जाएं तो आपको 36,000 का निस्फ मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो आज अगर 36,000 हैं 14 तारीख को, तो इसका मतलब है अल्लाह ना करे आज से ठीक 10 दिन के बाद ये तकरीबन 72,000 होंगे। ठीक है, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता। और उसके फिर 10 दिन के बाद यानी इस महीने के आखिर तक ये 72,000 का डबल आप कर देते हैं तो ये 1,40,000 जितने भी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अभी तक पाकिस्तान में जो साइंटिफिकली अगर बात करें तो ये डबलिंग केसेस इस हिसाब से हो रहे हैं। और पॉलिसी जो है हमारी वो, चूँकि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले गए हैं। अब जाहिर है कि बेशतर दुनिया जो है वो वैक्सीन भी नहीं है, उसका इलाज भी नहीं है, उसमें जो है वो वैक्सीन जब तैयार होगी तो तैयार होगी, उसके में अभी ट्रायल होंगे, अभी ये तो दुनिया तो खुल रही है, कारोबार तो दुनिया ने चलाना है अपना। अब उसमें जाहिर है कि हुकूमत मान तो नहीं रही इस बात पे, लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी का फिनोमेना है जिसका सबसे पहले बोरिस जॉनसन साहब ने जिक्र किया था। और हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कि अब पाकिस्तान का एक ज़रा खुल के बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं वो अब पाकिस्तान को अब मौजूदा सूरत हाल में किस तरह से देख रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला खैरियत रखे, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी ये है कि एक पूरी आबादी जो है उस पूरी आबादी में 70% लोग बीमार हो जाएं। अच्छा, बीमार होने वाले जो हैं वो सेहतियाब हो रहे हैं अक्सरियत, ठीक है ना। उनको वायरस हुआ और वो उनको पता भी नहीं चला या वो सेहतियाब हो गए, और सेहतियाब होने से अंदर उनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत बन गई। ठीक है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर 70% लोगों में हो जाए, किसी 100 में से 70% में आबादी में जो है वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो बाकी जो आबादी है वो महफूज रहती है, क्योंकि उनके आसपास जितने लोग हैं उन सब के अंदर वायरस आके जा चुका है, मुदाफ़ियत बढ़ा के जा चुका है, तो इसलिए वो वायरस को आगे नहीं फैला सकते। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें मसला ये है कि 70% में से फिर 0.22% पाकिस्तान में इंतकाल हो रहा है उनका, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको इस तरह से लें कि पाकिस्तान की जो आबादी है, साइंटिफिकली अगर उसको कैलकुलेशंस इसमें आ रही हैं, तो ये कि पाकिस्तान की आबादी अगर 22 करोड़ 8,92,000, ठीक है, तो इसमें अगर आप इसका निकालते हैं 70%, तो इसका 70% बनता है 15 करोड़ 46 लाख, ठीक है। 15 करोड़ 46 लाख लोग बनते हैं 70%, और उनमें कम से कम अगर हम ये 0.22% सॉरी ये 70% बनते हैं, और इनका अगर 0.22% हम निकालते हैं, बाकी सारे सेहतियाब हो जाएंगे। यानी 15 करोड़ 46 लाख लोग बीमार होंगे, ठीक है, और उसमें से अक्सरियत ठीक हो जाएगी। 0.22 का इंतकाल होगा, 0.22 का इंतकाल होगा ये कैलकुलेशंस के मुताबिक। अब वो जो 0.22 है वो बनता है 3,40,000 अमवात। 3 लाख, अल्लाह ना करे, ठीक है। प्योर अगर ये चूँकि हिसाब हो रहा है, डॉक्टर्स के हिसाब से ही बात चल रही है, अल्लाह ना करे, लेकिन ये कैलकुलेशन है और खदशात हैं। और
अगर हम इसको तो मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, और अगर ये 0.22 सबसे कम है, अगर 1 पे ले जाते हैं तो फिर अल्लाह ना करे फिर वो तो फिर 15 लाख तक जाता है। अच्छा, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो सूरत हाल है वो उतनी ख़राब नहीं है। मई का महीना है और मई के महीने में ये मौसम भी कुछ अजब सा है। ऐसा मौसम वैसे कम लोगों ने देखा होगा, कम होता है कि मई के मौसम में इतनी बारिशें हो रही हैं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये वेस्टर्न, इस पर बस इतनी सी बात करके मैं निकल जाऊँगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये हैं कि ये वेस्ट से, ये मानसून का मौसम तो नहीं है, तो वेस्ट से ये ब्लैक सी और ये जो सारा इलाका है वहाँ से तूफ़ान उठते हैं और वो आके वो बहुत ही गैर यकीनी होते हैं और वो आते हैं और अचानक आके तेज़ बारिशें बरसाते हैं। उनकी पहले से प्रिडिक्शन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का जो मौसम है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जद में है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक आप समझ लें कि मौसमियात की एक टर्म है। मैं उसमें उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, जिन लोगों ने उसको देखना हो। बस सिर्फ ये है कि ये वेस्ट से आता है, तूफ़ान आते हैं और यहाँ से इस पूरे इलाके से गुजरते हुए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इंडिया के ऊपर के इलाके से ही गुजरते हुए आगे निकल जाते हैं और ये मानसून नहीं होता। अच्छा, अब आप आ जाएं कि ज़रा थोड़ी सी दुनिया की बात करते हैं। फिर पाकिस्तान में तो अंदरूनी सियासत बहुत इस वक्त अरूज पे है। अंदरूनी सियासत अरूज पे है। कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास ला हासिल हुए। अपोजिशन जो है वो पॉलिसी का पूछती रही। हुकूमत का कहना ये था कि सियासत कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ऐवान में देखिए, हुकूमत का जो प्लान है ना वो ये है कि हमने पूरी कोशिश की कि कोई पॉलिसी आ जाए। हम आए, हम बैठ। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को और उनमें से कई लोगों को गिरफ्तारी एक्चुअली सूट कर रही है। उसकी वजह यह है कि हमने उस वक्त ये बात की, हमने कहा कि पॉलिसी होनी चाहिए। मुल्क में बहरान था कोरोना का, ये हमें उठा के जेलों में डाल रहे थे। और इस दौरान जब ये पीक आने वाले दिनों में और हंगामे हों और ताजिर निकलें सड़कों पे और जो भी कुछ होना है कमिंग डेज में, वो उनके ये जहन में, अब ये जहन में रखें कि एक तो लोग वैसे ही जान का शिकार हैं, लोग वैसे ही परेशान हैं, लोगों की जॉब चली गई हैं, लोग अपनी दुकान खोलते हैं, बंद कर देते हैं, फिर खोलते हैं, बंद करते हैं। अब वो अगर उनके ऊपर जुर्माने भी शुरू हो गए हैं। अब देखिए ना, दुकान वाले ने एक दुकान खोली, नहीं हुआ चलें काम उससे, मतलब वो नहीं कर सका ऐसे, अब उस पर वो जुर्माना देगा, फिर दुकान खोलेगा, फिर सील होगी दुकान, फिर मतलब लोग इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से ये आखिरी चंद रोज़ जो है रमज़ान के गुजरेंगे। अच्छा, अब इसमें अगर हंगामा रही होती है तो अपोजिशन तो ये कहेगी ना कि हमने तो पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे साथ बैठे हमें बताएं कि वो पॉलिसी किधर है, तो आपने पॉलिसी हमें नहीं दी। अच्छा, पॉलिसी अब मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही, काफ़ी दिनों से नहीं हो रही, और वो सवाल जवाब कि क्या है सारा सिलसिला। असद उमर साहब उसको हेड कर रहे हैं, लेकिन वो असद उमर साहब उसमें नहीं है। वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं वो इत्माद में ले रहे लोगों को, शाम को आके वो कर रहे थे। जफर मिर्जा साहब भी करते थे जी, जफर मिर्जा साहब भी नहीं करे, बस थोड़ा सा इशारा दिया था तो हो गया उसके बाद। लेकिन असद उमर साहब जो है, देखिए ये जो अंदर का मसला है ना सारा, एक तो है अपोजिशन, इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा, शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, ठीक है, और शाहिद खान अब्बासी साहब भी नहीं बन रहे वज़ीर आज़म, और बिलावल भुट्टो भी नहीं बन रहे वज़ीर आज़म। मसला जो है, मसला ये है कि अपोजिशन इशू नहीं है, इशू जो हुकूमत के अंदर खाना जंगी है ना, वो अरूज पे पहुंच गई है, वो अरूज पे है, ठीक है। और मतलब जूं जूं उसमें अराकीन आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जो ताश के पत्ते नहीं फेंटे जाते ऐसे ऐसे करके, एक आता है वज़ीर, वो इतनी तेज़ी के साथ हो रहा है कि उसमें वो प्रॉपर लॉबीज बन गई कि मैं इसको कच्चा चबा जाऊंगा ये वाली। और जहां बात करो जाके इतना हाई टेम्परेचर होता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि यार एक मिनट, ये जो हैं ये क्यों इतने ज़्यादा एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जो असद उमर साहब, उनसे नहीं बन रही, उनसे नहीं बन रही, सारे जो हैं ये काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन असद उमर साहब के खिलाफ एक और आवाज़ उठ गई है। एक तो मैंने बात की थी ना कि फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने आज फिरदौस आशिकवान साहिबा के हवाले से वो तो उन्होंने कहा कि वो लॉबी करके आई और किस तरह से आई और ये सारा बताया उन्होंने। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जहांगीर तरीन साहब की फेवर में बयान दिया जी। जहांगीर तरीन साहब की फेवर में एक और आवाज आ गई है काबीना में, गैर मुतवक्को, दो आवाजें। सही,
दो गैर मुतवक्को आवाज़ें जहांगीर तरीन साहब की फेवर में आ गई हैं। जो ग्रुपिंग है ना, वो ग्रुपिंग बड़ी अजब हो गई है। ठीक। जहांगीर तरीन साहब के हक में और असद उमर साहब के खिलाफ मुराद सईद आ गए। सही। जहांगीर तरीन साहब के हक में और असद उमर के खिलाफ, असद उमर साहब के खिलाफ मुराद सईद भी आ गए और फैसल वाडा भी आ गए। सही। जहांगीर तरीन साहब की फेवर में। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो असद उमर साहब हैं, ये इन्होंने सारा किया, ये उस वक्त खजाना और ये जो भी गंदम, ये क्या सॉरी चीनी की सब्सिडी और ये सारा हुआ, रजाक दाऊद और ये सारा, ये मतलब उनको कैसे इजाज़त दी गई, इनको पता ही नहीं था, इन्होंने तो खुद उठाया था असेंबली। तो वो अब अंदर के मामला बड़े अजीब हैं। अच्छा, सारे दोस्त अहबाब हैं तो अब उसमें सभी हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि कौन कहाँ खड़ा है, ठीक है ना, कौन कहाँ खड़ा है, ये लोगों के जहन में क्लियर हो। शफकत महमूद साहब जो हैं वो असद उमर साहब के साथ हैं। ठीक। और मतलब असद उमर साहब जो हैं उनका वो एक तरह से इस वक्त डिफेक्टो हैं, डिफेक्टो पीएम है। अब मसला ये है कि ये बहुत सारे लोग हैं और इनको सबको ये इकट्ठे होकर बैठे तो हुकूमत चले, या इसमें से इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए कुछ लोगों को भेज के एक वॉर कैबिनेट बना लें। लेकिन वो तो अब नहीं बनना, अब तो मजीद लोग शामिल होना, मतलब वो तो मजीद ऐड हो रहे हैं। और काफ़ी 27 वफाकी वज़ीर हैं, 4 वज़ीर जितने भी हैं, बहरहाल 15 मावन खुसूसी हैं जी। लेकिन ये कि छोटे जितने हों तो उतनी लड़ाई कम होगी। बहरहाल हमारे भाई शहबाज गिल आ गए, लेकिन ये कि उनका भी एक अजबी मामला है। वो मैं मामला बाद में, अब पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए। अच्छा नहीं, खैर छोड़े, अभी आते हैं उस पर, अभी मैं देखता हूँ उसकी बात करनी कि नहीं। शहबाज गिल साहब आ गए हैं और बड़ा अच्छा वो डिफेंड करते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं। अच्छा, वो इश्यूज़ क्या हैं उसको भी बयान करता हूँ। ज़रा आ जाए ना, ये खत्े में क्या हो रहा है। एक पाकिस्तान बीच में है, दरमियान में, और पाकिस्तान के अंदर जो है ये हिजानी कैफियत सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी, और इतनी ज़्यादा कि आप हमेशा की तरह हम फिर बताते हैं कि इकोनॉमिस्ट का जो अगले हफ्ते का शुमारा है इकोनॉमिस्ट का, वो ये टाइटल ये दिखा रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो ख़त्म हो रही है, वो टूट रही है, ठीक है। और उसके मुल्क जो हैं वो अलग अलग, ये जो सितारे हैं सारे ऑन द ब्रिंक, हाँ, ये ख़त्म हो रही है। यूरोप के अंदर ये जो 27 ममालिक थे, ब्रेग्जिट और इकॉनमी और ये सारा एक पूरा बड़ा इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये अगले हफ्ते का जो शुमारा है उसका टाइटल है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे एक अजब बात है ना, एक खौफनाक बात, वक्त है मेरे ख्याल से हमारे पास जी, वो ये है कि एक बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं क्रिस्टियन ब्रॉस, और ये जो क्रिस्टियन ब्रॉस हैं ये आर्म्ड फोर्सेस कमेटी जो सेनेट की है अमेरिका की, उसके ये स्टाफ डायरेक्टर रहे हैं। और ये जो हैं ये उसके बाद वहाँ पे एंड्रिल इंडस्ट्रीज स्ट्रेटेजी के चीफ हैं, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये आप समझ लें कि डिफेंस के ऊपर इनकी नज़र है। अच्छा, अब इनकी किताब आई है, और वो किताब जो है वो है किल चेन, और किल चेन डिफेंडिंग अमेरिका इन द फ्यूचर ऑफ हाई टेक वॉरफेयर। यानी हाई टेक जो दुनिया आ गई है, जो अब मौजूदा दुनिया है, उसमें किस तरह से जंगें होंगी। अच्छा, इनकी किताब के ऊपर तबसरा किया है जनाब, जो रिव्यू है वो है वॉशिंगटन पोस्ट का। ये कोई चिथड़ा अखबार तो नहीं है ना, वॉशिंगटन से एक ही छपता है बड़ा अखबार, वो वॉशिंगटन पोस्ट है। और वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो इनकी जो किताब है उस पर रिव्यू कर रहा है, थिंक वी हैव मिलिट्री प्रीमेसी ओवर चाइना। थिंक अगेन, कि अगर आपका ख्याल तो थोड़ा बड़ा कीजिएगा ज़रा इसको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी किताब है डिफेंडिंग अमेरिका, और इसके ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट ये लिखता है, वो कहता है कि द बुक इजंट जस्ट अ वेकअप कॉल, इट्स अ फायर अलार्म इन द नाइट। ये किताब जो है ये एक रात के वक्त एक फायर अलार्म बजता है ना, ये वो है। वो ये कहता है ब्रॉस जो राइटर है, वो कहता है कि खौफनाक बात यह है
कि ओवर द पास्ट डिकेड ओवर एक 10 सालों में इन यूएस वॉर गेम्स अगेंस्ट चाइना, हमने बहुत से वॉर गेम्स किए कि अगर अमेरिका और चीन की जंग हो जाए तो क्या होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ नियरली परफेक्ट रिकॉर्ड। अमेरिका का जबरदस्त रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड ये है कि वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम। जितनी दफा भी हमने वॉर गेमिंग की है चाइना के साथ, हमेशा से हमारा एक जबरदस्त रिकॉर्ड है कि हम हर दफा हार गए। अच्छा, अब उसमें वो आगे क्या लिखता है ब्रॉस, ये वॉशिंगटन पोस्ट टाइटल फ्रंट पेज, वो लिखता है कि अच्छा किताबें तो आके निकल जाती हैं ना, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट अगर उसके ऊपर पूरा रिव्यू छाप दे फ्रंट पेज पे, वो कहता है कि अगर जंग हमारी हुई तो टेरिबल ट्रूथ अबाउट वॉर विद चाइना क्या होगा। वॉशिंगटन पोस्ट, अवर स्पाई एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वुड इमीडिएटली बी डिसेबल्ड। सबसे पहले तो हमारे जो जासूसी तैयारे और कम्युनिकेशन स्किल्स सैटेलाइट्स वगैरह ये बेकार हो जाएंगे। उसके बाद अवर फॉरवर्ड बेसिस इन गुआम एंड जापान विल बी इंट्यूडेटेड बाय प्रिसाइज मिसाइल्स। वो गुआम पे और जापान पे उनके मिसाइल गिरेंगे फौरी तौर पे आके चाइना के, और वो तबाह हो जाएंगी। अवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स विल हैव टू सेल अवे फ्रॉम चाइना टू एस्केप अटैक। हमारे जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो हमारे समुद्री जहाज जिनके ऊपर जहाज खड़े होते हैं, एयरक्राफ्ट बहरी जहाज़ों पे, वो सारे के सारे जो हैं वो चाइना से दूर भागेंगे अपनी जान बचाने के लिए। अवर F-35 फाइटर जेट्स couldn't reach their targets because of refueling tankers they need would be shot down। ठीक है। और हमारे जो F-35 प्लेन्स हैं वो फौरी तौर पे जो है वो उनको चूंकि टैंकर्स तक वो पहुंच नहीं पाएंगे, वो नाकारा हो जाएंगे और उनको तबाह कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सारे वॉर गेम का ये नतीजा निकाल रहा है, किताब में बता रहा है, और वॉशिंगटन पोस्ट उसको फ्रंट पेज पे छाप रहा है। सूरत में नहीं कह रहे कि ट्रम्प इंसान बन जाओ। एक मिनट, उसका टाइटल देखिए ना आप, वो कह रहे हैं कि अच्छा आप समझ रहे हो कि हमारी चाइना के ऊपर मिलिट्री प्रीमिसी है। थिंक अगेन, दोबारा जरा सोच लो, किताब पढ़ो। और आखिर में इस किताब बड़ी खौफनाक किताब। ब्रेक ले लेते हैं सब। मैनी यूएस फोर्सेस वुड बी रेंडर्ड डेफ, डम्ब एंड ब्लाइंड। और अमेरिकी फौज की जो अक्सरियत है वो गूंगी, बहरी, अंधी हो जाएगी। चाइना के पास जाके उन्होंने जंग छेड़ने की कोशिश की। ये इस मरहले पे वॉशिंगटन पोस्ट ने ये जो छापा है, इंडियन मिलिट्री चीफ का भी बयान आया है। अच्छा, इस मरहले पे उन्होंने क्यों छापा है? और मिलिट्री चीफ जो बात कर रहे हैं भारत के फौज के सरबराह, उन्होंने एक नई बात की है। डॉक्टर साहब ब्रेक से वापस और पॉम्पियो पहुंच गए इजराइल। अच्छा, इजराइल में बैठ गए जाके। हाँ, वो क्याम थोड़ा सा तवील हो गया, इन्हें रौला पड़ गया। ठीक है, आपसे इस हवाले से भी मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी, दीगर हुकूमती नुमाइंदगान ने भी जो काबीना की अंदरूनी खबरें मीडिया में गर्दिश करी हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और तशवीश का भी इजहार करें कि कहाँ से लीक हो रही है। ये बड़ा संगीन मामला है और देखें, अब तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए ना लीक। और अब ज़ाहिर है कि शिबली फराज साहब हैं और जनरल आसिम बाजवा साहब हैं और शहबाज गिल साहब भी हैं, तो इतनी अहम शख्सियात हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर है अपना हर एक का एक बैकग्राउंड होता है। जब आसिम बाजवा साहब DGISPR, और बड़े ज़बरदस्त DGISPR, हम उनकी सारी दुनिया की तारीफ़ करती है कि बड़ा ज़बरदस्त रोल हो। इनके दौर में -3 किया है मैंने। इनका जो दौर है उस दौर में इत्तेफाक से मैंने -3 किया है। और पहला जो माइनस था वो सबसे मुश्किल था मेरे लिए, और वो था बानी MQM। जब असले के पेपर निकाल के मैंने ऐसे लहराए थे, ठीक है, कि ये इंडिया असला जा रहा है। और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन धबरदूस का स्टार्ट हुआ था कराची से, मंजूर काका और ये सारे। तो ख़बरें अब कैसे निकलती हैं? अब देखें ना, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ, और जनरल राहिल शरीफ साहब और साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू हो रही है आपस में। और जरदारी साहब कहते हैं कि आपको पता है ना कि मैं मुल्क का साबिक सदर हूँ। तो आगे से जनरल राहिल शरीफ कहते हैं कि आप तो साबिक सदर हैं, मैं मौजूदा आर्मी चीफ हूँ। तो ये खबर तो उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं से आ गई ना, तो आ जाती है खबर, तो काबीना से हटके भी आती है खबर।
ये काबीना में इजलास में थोड़ी हो रहा था कोई, ये तो रात चलते ऐसे ही। वो जरदारी साहब ने कहा क्या हाल है जी, कैसे हैं आप जनरल साहब? ने कहा मैं खैरियत से हूँ। जो स्टाइल था राइट शरीफ साहब को, खैरियत से आप बताएं। जरदारी साहब ने कहा मैं ऐसा है कि मैं साबिक सदर हूँ। उन्होंने कहा आप साबिक सदर हैं तो हैं, मैं मौजूदा चीफ हूँ। ज़बरदस्त हंगामा। उसके बाद फिर वही जो ठुड्डा मारा था, जो लोग प्रोग्राम देखते हैं उनको नीचे से ठुड्डा मारा था, चुप करो आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ साहब ने मेज़ के नीचे ऐसे यूँ चुप कर, गुस्से में ये सब इस वक्त गंद हो जाएगी। तो बात यह है कि अब ठुड्डा, बातें तो छोड़ दें, मेज़ के नीचे ठुड्डा नहीं मारा गया था क्या? तो बात यह कि खबरें तो आ जाती है ना, उसी पे तो ये जबरदस्त हुआ है सारा का सारा, और उसी के ऊपर चलते चलते तो माइनस ऑल की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, मैंने सिस्टम की सुपारी ली है ना, मैंने खबरें आती जाएंगी, लोग पकड़ते जाएंगे, जबरदस्त होते जाएंगे। तो अब तो ये नजर आ रहा है ना, सारा एक चीजें नजर आ रही है कि माइनस ऑल की तरफ इमरान खान साहब जाते जाते रोके इसको, फड्डा किसने डाल दिए? अंदर डाल दिए। अब मुझे बताया ना, अंदर फटा डाल, मेरी गलती नहीं है, मेरी इसमें क्या गलती है? अयान अली को पकड़ लिया, ये मेरी गलती है? मैं छोड़ने गया था एयरपोर्ट, अयान अली को पकड़ लिया, अयान अली को शुरू हो गया वहां से गेम। अनवर मजीद साहब के अकाउंट्स निकल आए, मेरी गलती नहीं है। ठीक है ना, अब कैसे अयान अली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जा रही थी, कैसे रुक गई, क्या हुआ? काबीना इजलास तो नहीं था ना जी। कुछ लेकिन कुछ तो था। तो बात यह है कि अब वो तो अपनी अपनी जगह है ना सारे। जरदारी साहब दोबारा सदर तो नहीं बनने जा रहे ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, बिलावल वजीर आजम बन रहे। मसला ये है कि वो उधर तो हो गए ना, अब ये लगे रहे उसको लेटर जा रहा है, उसको लेटर आ रहा है, नैब का आ रहा है, जा रहा है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं, यार ये हमारे शहजाद अकबर साहब ये एहतसाब वाले जो हैं, कहते हैं जफर मिर्जा कोऑपरेट नहीं कर रहे अद्वियात के अंदर। सही, जफर मिर्जा उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब इसमें मेरी गलती है, हमारी गलती है? नहीं, हमारा काम है बताना। ये जो अद्वियात आई हैं, ये रॉ मटेरियल आया है ना, इसमें से बहुत कम दवाइयों में गया है, बाकी चला गया ब्यूटी पार्लर्स पे, उसमें से मेकअप का सामान भी बन रहा है रॉ मटेरियल में। तो अब इस पे अच्छा चलें, अब आता हूँ जरा मुल्क की सियासत वापस। खबरें कैसे उड़ के आती हैं अभी आपको बताता हूँ। अभी एक हाँ अभी बताता हूँ थोड़ा सा। अभी तो ये बता दी ना कि ये जो है ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप अच्छा खासा तगड़ा है। इस ग्रुप में मुरासई साहब भी हैं। चीनी ऑयल कमीशन में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब आज पेश हुए। रज़ाक साहब तो गए, रज़ाक दाऊद तो गए, तो उन्होंने जरा स्टाइल इंग्लिश बोलने की कोशिश, क्योंकि वाजिद जिया साहब जरा देसी से स्ट्रेट शूटर हैं, वो लंबी चौड़ी बात नहीं उन्होंने मेरा ख्याल से सुनी होगी। मुमकिन है कि 16 तक ना आए, मुमकिन है आ जाए ये रिपोर्ट जो है, लेकिन सबने चूंकि उस पर डाल दी, वो इन्ने मिन्ने करके उस पर डाल दी, उसने उस पर डाल दी, उसने उस पर डाल दी, उसने उस पर डाल दी। उसने कहा उसने सब्सिडी गई, उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था, ऊपर से किधर से, इधर से, ऊपर से कहाँ से, मतलब देखे ना, ऊपर से ऑर्डर आया था। उस्मान बुज़दार ने कहा है मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था, तो ऊपर से किधर से? यानी वजीर आजम साहब से। अब देखें, अभी चले ना आगे चले। उस्मान बुज़दार साहब के भाई लंदन किससे मिलके आए हैं, अब आगे चला। मैं इस कहानी अब कह के आगे निकल जाता है। नहीं, ये ट्विस्ट जो है मुझे दौर याद आ गया, वो 60s का ट्विस्ट वाला दौर। बहरहाल अच्छा, अब मैं ये आपको बताऊं कि जो वाशिंगटन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो किल चेन के ऊपर स्टोरी है ना, इसकी इंपॉर्टेंस ये कि एक तो ये वाशिंगटन पोस्ट, दूसरी किताब, तीसरा फ्रंट पेज, चौथा ये कि डेविड इग्निशियस ने लिखी है। ये मतलब जो भी लोग जरा सा भी वर्ल्ड जर्नलिज्म को समझते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, ये जो बंदा है, ये ऐसे, ये बिल्कुल आप समझें कि इसकी कोई स्टोरी बाउंस तो दूर की बात है, ये पेंटागन के साथ और उनकी जो डिफेंस डिपार्टमेंट है बिल्कुल उनके साथ थ्रू। तो एक क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया कि जी अगर जंग वंग का आपने सोचा ट्रंप साहब, तो ये है पेंटागन के अंदर की फीलिंग। अब आपने पैसे वैसे यहाँ पे लॉबिंग शॉबिंग करा करू के जो जहाज और ये वो सब, तो अब मुझे बताएं इसका क्या रिजल्ट, क्या बिजली बन के गिरा होगा ये मामला सारा इंडिया के ऊपर इन हालात में। इंडिया यानी चाइना जो है वो मिनटों के अंदर जहाज गिरा देगा, ये वॉर गेमिंग है। यानी आप सोचें, जो कह रहे हैं 10 सालों में हम जितनी दफा कोशिश की है कि हम कहीं से वॉर गेम करके आपस में खेल कूद करके, होता है ना, इधर बना ली फौज, इधर से हमारे में हार गए चाइना। अब इंडिया का जो है वो अल्लाह ना करे कुछ जंग होनी भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इंडिया ने अपने वो, इंडिया भी नहीं कहना चाहिए, इंडिया ऐसे मैं कहता हूँ, ये मोदी और RSS के गुंडे, इन्होंने सारे जो अंडे डाले हुए हैं वो डाले हुए हैं ट्रम्प के टोकरे में।
अच्छा एक बैलेंस दुनिया चल रही है, नॉर्मल अमेरिका है, वेस्टर्न वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी है, इंडिया है, दुनिया चल रही है, थोड़ी बहुत टुक टुक हो गई, फिर शुरू हो गया, फिर वो चलता रहता है। तो ये जो इंतहा पसंदी आ गई है, एक इंतहा, इसने तो हुलिया बिगाड़ दी है ना, इंडिया का हुलिया ही बिगड़ा। अब वो आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं कि इंडिया के कि हमने चाइना के साथ जो सरहद है उस पर अपनी फौजों को अलर्ट रखा हुआ है। ओ भाई, वो वहां से चलना शुरू, वो उनके टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी लगा हुआ था, वो भाई वो वहां से चलेंगे और वो जाके रुकेंगे अंटार्कटिका पे कहीं, वो पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए कहीं वहां पहुंच जाएंगे, साउथ पोल पे, कहेंगे इंडिया नजर नहीं आ रहा, लोग कहेंगे वो इंडिया तो पीछे आप रोनते हुए आ गए। ये कैसी बातें करते हैं? यानी ये बैठे बैठे इंडियन टूज मेंटेनिंग पॉस्चर, यानी नखरे दिखा रहे हैं। पॉस्चर का पता नहीं क्या मतलब है, यही मतलब होगा पॉस्चर अलोंग बॉर्डर विद चाइना। अरे अजीब, यानी इस वक्त बजाय इसके कि सुकून लाएं एक खित्ते में वो करें, तो मेरे ख्याल से वहां पे मेजॉरिटी जो है अमेरिका कह रहा है कि जंग के मुतहम्मिल नहीं है, मुतहम्मिल नहीं, वो कह रहे पिटेंगे चाइना से। ओ भाई अच्छा ये ठीक है, ठंडा करें ना सब अपने ले लेते हैं, डॉक्टर से वापस आके आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से सियासी मामला पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, कोविड-19 के हवाले से जो सेनेट का इजलास भी हो रहा है, कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक कौमी पॉलिसी नहीं बना सके, अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं आ सके। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी और नहीं, अपोजिशन की हिकमत अमली तो बिल्कुल क्लियर है। वो ये कहते, वो उन्होंने ये पब्लिक के अंदर ये इस तमाम पिछले चंद हफ्तों में या दिनों में उन्होंने ये तासुर कायम किया है कि हम मुल्क इस वक्त एक बड़े बहरान का शिकार था और गवर्नेंस और ये सारे इश्यूज को साइड पे रखे एक इमरजेंसी मुल्क में जो थी उसके हंगामी हालत थी। लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे थे, जाने दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और हम यहाँ पे मदद के लिए आए थे, मशवरा देने आए थे और हमने कोई सियासी बात भी नहीं की थी। लेकिन ये कि हमारी बात ही नहीं सुनी गई, हमें बताया ही नहीं गया कि कौमी पॉलिसी क्या है। और इस दौरान अगर अमवात बढ़ती हैं, जिसके बारे में डॉक्टर्स शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि साथ आपकी मईशत कैसे चलेगी जी। और ये क्या गारंटी है कि ये कब ख़त्म होगा, कब वायरस, मतलब आप बैठे रहें लोग देखें ना, ये तो अब सारे मुल्क खुलने शुरू हो गए हैं ना, किसी न किसी तरह वो कारोबार खोल रहे हैं दुनिया पूरी। तो उनका ये है कि हम इसको किसी तरह से, ये जब उलझे का सारा मामला, अब इसमें IMF के भी इश्यूज आ रहे हैं, इसमें माशी टीम जो है वो आपको पता है कि पूरी माशी टीम जो है वो जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे। असद उमर साहब को जब हटाया गया था तो माशी टीम वो आ गई थी और इसीलिए मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि हफीज़ शेख और असद उमर पसंद तो नहीं करते। अच्छा, अब हफीज़ शेख साहब असद उमर साहब जो हैं वो एक तरह से देखें ना, एक उनका एक कैलिबर डिफरेंट है बिल्कुल। अब वो कोरोना मैनेजमेंट के हेड हैं। अब वो कोरोना मैनेजमेंट जो है या वो जो भी वो है कमेटी है, कमीशन है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं वो जो कुछ जो भी एक बना हुआ है ना, कोई राब्ता कमेटी है, कोई है कमेटी, कौमी राब्ता कमेटी है, तो उसके वो हेड है। अच्छा, लेकिन मसला ये कि ये उनका रोल असल तो उनका प्लानिंग का था ना, या उनका खजाना उनको देखना था, वो उस वक्त हो रहा है मनसूबाबंदी, प्लानिंग। तो प्लानिंग तो इस वक्त कोई हो ही नहीं पा रही ना, क्या प्लान करेंगे आप? देखिए ना, आप ये नहीं पता कि कल या परसों या हफ्ते के बाद कितने केसेस होंगे, क्या हालात डेवलप होते हैं, क्या, तो वो इस वक्त यहाँ पे है, लेकिन खजाना रखा हुआ है हफीज शेख साहब ने। अच्छा, अब IMF के साथ क्या मामला हैं, उधर हफीज शेख साहब को पूछने वाला कोई नहीं है। हफीज शेख साहब को कौन पूछेगा? तो हफीज शेख साहब तो बस आए तो आए, तो गए तो गए। तो वो अब वो असद उमर साहब जो हैं, लेकिन बहरहाल इस दौरान, अच्छा एक बात इमरान खान साहब को इल्म होना चाहिए और यकीनन उन्हें इल्म है, लेकिन उनको अंदाज़ा है इस बात का कि मैं अगर किसी को इस वक्त ऊपर नीचे करूंगा मुंतखब अरकान में से, तो ये सारे जो हैं वो फिर उसके बाद इत्तेहादियों के साथ साथ पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम। इसलिए आप देखें IPPs के ऊपर, इसलिए आप देखें शुगर के ऊपर भी रुक रही है चीज़, इसीलिए आप देखेंगे अद्वियात पे रुक रही है, इसीलिए आप देखें, और करप्शन बढ़ गई है नीचे, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। और पोम्पियो जो है, बस मैं चंद सेकंड और ले लूं, पोम्पियो इजराइल रुक गए, इजराइल अमेरिका के हाथ से निकल रहा है, इजराइल अमेरिका के हाथ से निकल रहा है। और उसकी वजह यह है कि दो प्रोजेक्ट, एक हैफा से लेके, हैफा की बंदरगाह पूरी जो है, हैफा की बंदरगाह हवाले कर दी है चाइना के, इजराइल ने, इंपॉर्टेंट बंदरगाह। और दूसरा जो है रेड मेट प्रोजेक्ट है, $2 अरब का, वो इजराइल में लगा दिया है। 300 किलोमीटर रेल है, ये एक्लसोम
से लेके बहर अहमर तक की ये रेल है, और इसके बारे में अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इजराइल इसको आगे जाके वन बेल्ट वन रोड के साथ जोड़ना चाह रहा है। तो इजराइल अमेरिका के हाथ से निकल रहा है, अमेरिका को खदशा है, तो पोम्पियो वहां रुक गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।